तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक घने जंगल के बीच बने छोटे से घर से होती है, जहां एना नाम की एक छोटी बच्ची अपने पिता गैब्रियल के साथ रहती थी। उनका पूरा जीवन उसी घर के अंदर बीतता था, क्योंकि गैब्रियल एना को हमेशा ऊपर वाले कमरे में बंद रखता था। एना के लिए कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल मना था। जब भी वो बाहर जाने की इच्छा जताती थी तो गैब्रियल उसे डराकर कहता था कि घने जंगल में खतरनाक जंगली प्राणी घूमते हैं, जिन्हें वाइल्डलिंग्स कहा जाता है। वो एना को समझाता था कि इन वाइल्डलिंग्स के लंबे काले और नुकीले नाखून होते हैं और उनका पूरा शरीर काले बालों से ढका रहता है। वो ये भी कहता था कि यही भयानक प्राणी सभी इंसानों को मार चुके हैं और अब इस दुनिया में सिर्फ वे दोनों ही जिंदा बचे हैं। इसीलिए गैब्रियल बार बार चेतावनी देता था कि एना को कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके अनुसार अगर वो बाहर गई तो वाइल्डलिंग्स उसे भी पकड़कर मार देंगे। लेकिन इसके बावजूद एना का मन हर दिन बाहर की दुनिया को देखने के लिए बेचैन रहता था, पर डर की वजह से वो कोई कदम नहीं उठा पाती थी। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में ही रहती और खिड़की से बाहर झांककर अपनी छोटी सी दुनिया को जीने की कोशिश करती थी। पर एक दिन अचानक उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि गैब्रियल कमरे के बाहर किसी से बात कर रहा है। ये सुनकर एना हैरान रह गई। उसके मन में तुरंत सवाल उठने लगे। अगर गैब्रियल हमेशा कहता था कि सब इंसान मर चुके हैं, तो फिर वो किससे बात कर रहा है? इसलिए सच जानने के लिए एना धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छूने की कोशिश की, उसे तेज करंट लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। फिर कुछ देर बाद जब एना को होश आया तो गैब्रियल हाथ में एक केक लेकर कमरे में आया। उसने बताया कि आज एना का जन्मदिन है और उसके साथ वो एक सफेद चूहा भी तोहफे में लाया था। ये देखकर एना बहुत खुश हो गई, लेकिन उसके मन में वही बात बार बार लौट कर आ रही थी। इसलिए उसने गैब्रियल से पूछ लिया कि वो कुछ देर पहले कमरे के बाहर किससे बात कर रहा था, जबकि वो हमेशा कहता था कि इस दुनिया में उनके अलावा कोई और इंसान जिंदा नहीं है। गैब्रियल ने सीधे जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि एना इस दुनिया की आखिरी बच्ची है और वो उसे हर हालत में सुरक्षित रखना चाहता है। कुछ ही दिनों में एना और वो छोटा चूहा अच्छे दोस्त बन गए। एना उसी के साथ खेलती, बातें करती और अकेलेपन को भूलने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन वो चूहा मर गया। एना को मौत का मतलब समझ नहीं आता था, इसलिए वो उसे बार बार उठाने की कोशिश करती रही। गैब्रियल ने उसे समझाते हुए कहा कि चूहा यहाँ खुश नहीं था, इसलिए वो सो गया है और अब उसे कहीं और ले जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चूहे को घर के बाहर फेंक देता है। खैर, उसी रात एना ने एक डरावना सपना देखा, जिसमें एक वाइल्डिंग किसी इंसान पर हमला कर रहा था। ये सपना इतना भयानक था कि वो अचानक उठ बैठी और काफी देर तक डरती रही। फिर कुछ दिन बाद एना के शरीर में बड़े होने के लक्षण दिखाई देने लगे। ये देखकर गैब्रियल बहुत घबरा गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर एना बड़ी होने लगी तो वो उसे पहले की तरह उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने एना को इंजेक्शन देना शुरू कर दिया ताकि उसका बढ़ना रुक जाए। लेकिन इंजेक्शन का असर इतना तेज था कि एना अक्सर बेहोश हो जाती और धीरे धीरे बहुत कमजोर होती गई। अब वो ज्यादातर समय बस लेटी रहती थी। फिर एक दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो खुद को मौत के करीब महसूस कर पा रही थी। इसलिए उसने गैब्रियल से कहा कि उसे भी वैसा ही लग रहा है जैसा उसके चूहे को लग रहा था। उसने कहा कि अगर वो यहाँ नहीं रह सकती तो उसे भी वहीं भेज दिया जाए जहाँ चूहे को भेजा गया था। एना की ये बातें सुनकर गैब्रियल अंदर से टूट गया। उसे अपनी हर गलती समझ आने लगी और अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा। गुस्से, दर्द और शर्म के मिले जुले भाव में उसने अपनी बंदूक उठाई और खुद को गोली मार ली। ये दृश्य देखकर एना डर के मारे बेहोश हो गई। जब एना की आंख खुली तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। इतने लोगों को पहली बार देखकर वो घबरा गई और कमरे से बाहर भागने लगी। भागते भागते उसे एक सीढ़ियां दिखाई दी जो ऊपर की ओर जा रही थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर सीधे रूफटॉप पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने पहली बार सूरज की रोशनी अपनी त्वचा पर महसूस की, लेकिन वो बहुत कमजोर थी और डर से कांप भी रही थी। इसलिए वो उस पल का आनंद भी नहीं ले पाई और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी दोबारा आंख खुली तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। तभी कमरे में शेरिफ एलन कूपर आई। उसने एना को शांत किया और बताया कि उसी ने उसे बचाया है। उसने समझाया कि जंगल वाले घर से गोली चलने की आवाज सुनी गई थी, इसलिए वो अपनी टीम के साथ वहां जांच करने पहुंची। जगह पर पहुंचकर उन्हें गैब्रियल मिला और एना बेहद खराब हालत में मिली। इसलिए वे उसे तुरंत अस्पताल लेकर आए ताकि उसका सही इलाज हो सके और वो सुरक्षित रह सके। इसी दौरान डॉक्टर ने एलन को बाहर बुलाया और गंभीर होकर बताया कि एना के शरीर में लूपाइड नाम की दवाई बहुत अधिक मात्रा में मिली है। ये सुनकर एलन चौंक गई, क्योंकि ये दवाई आमतौर पर इंसानों पर इस्तेमाल नहीं की जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खतरनाक दवाई एक बच्ची को क्यों दी गई। डॉक्टर ने समझाया कि ये दवाई उन मामलों में दी जाती है जहां महिलाओं के शरीर में बदलाव बहुत तेजी से होने लगते हैं। मतलब कोई जानबूझकर एना की बढ़त रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर एलन तुरंत वापस एना के पास गई। एना अभी भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन एलन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करने आई है। फिर उसने एना के हाथों और पैरों से बंधन खोल दिए। बंधनों से आजाद होते ही एना ने सबसे पहला सवाल पूछा कि उसके डैड कहाँ हैं।
एलन ने शांत आवाज में कहा कि वे अभी जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर है। फिर अगले दिन सीनियर डॉक्टर एना को देखने आए। उन्होंने बताया कि एना अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है, इसलिए उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। जिसके बाद एलन एना को अपने घर ले जाने लगी। रास्ते में उसने एना को समझाया कि डीएनए रिपोर्ट आने तक वो उसी की देखरेख में रहेगी। पर एना कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। वो उत्साहित भी थी और डरी हुई भी, क्योंकि ये पहली बार था जब वो बेसमेंट और जंगल वाले घर से बाहर निकली थी। तभी दूर खड़ा एक रहस्यमय आदमी उसे ध्यान से देखता नजर आया। खैर, घर पहुंचने पर एना की मुलाकात एलन के भाई रे कूपर से हुई। रे को एना की मौजूदगी थोड़ी अजीब लगी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जिसके बाद शेरिफ एलन एना को उसका कमरा दिखाने ले गई। कमरे में पहुंचते ही एना की नजर खिड़की पर गई और वो डर गई। उसने खिड़की बंद करने की इच्छा जताई। एलन ये सुनकर थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने एना को भरोसा दिलाया कि वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही एलन कमरे से बाहर गई, एना घबराकर जल्दी जल्दी खिड़की बंद करने लगी, क्योंकि उसके मन में अब भी वो पुराना डर गहराई से बैठा हुआ था। उसके बाद एलन उस पुराने बेसमेंट में गई जहाँ एना को रखा जाता था। वहाँ उसे एक ड्राइंग दिखा जिसमें एक भयानक जीव एक बच्ची को खाता हुआ दिखाया गया था। इससे एलन समझ गई कि एना इतने सालों से किस तरह के डर में जी रही थी। फिर अगली सुबह एलन ने देखा कि एना अपने कमरे की अलमारी में छिप कर सो रही थी। उसने उसे बाहर आने और नाश्ता करने के लिए कहा। नाश्ता करने के बाद एना बाथरूम में गई, जहाँ उसने गलती से रे को नहाते हुए देख लिया। रे तो शर्मिंदा हो गया, लेकिन एना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी तक बाहरी दुनिया के नॉर्मल रूल्स से बिल्कुल अनजान थी। फिर उस दिन रे एना को खरीदारी के लिए शहर ले गया। रास्ते भर वो शहर की जिंदगी की शिकायतें करता रहा और ये भी बताया कि वे यहाँ सिर्फ एलन की नौकरी की वजह से रह रहे हैं। जिसके बाद रे उसे अपने घर ले आया और धीरे धीरे दुनिया की कुछ बुनियादी बातें समझाने लगा। वह उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, लेकिन समझाने के दौरान उससे एक गलती हो गई और उसने एना को एक ऐसा वीडियो दिखा दिया जो उसके लिए ठीक नहीं था। पर उसे देखकर एना और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई और उसके मन में कई नए सवाल खड़े हो गए। इसके बाद एना रे के साथ उसके स्कूल भी जाने लगी। वहाँ उसे हर चीज नई और अजीब लगती थी। इसी दौरान उसने कुछ लड़कियों को रेस की तैयारी करते हुए देखा। उन्हें देखकर एना को ऐसा लगा जैसे वह भी कभी इसी तरह जंगल में तेजी से दौड़ा करती थी। तभी एक लड़की उसके पास आई, जिससे एना फिर से वर्तमान में लौट आई। उसी पल उसे याद आया कि एक दिन पहले एलन ने उसे सलाह दी थी कि वो लाइब्रेरी जाए। वही बात याद आते ही एना ने उस लड़की से लाइब्रेरी का रास्ता पूछ लिया। वो लड़की खुद एना को लाइब्रेरी तक ले गई। फिर जाते समय उसने एना को अगले दिन होने वाली अपनी पार्टी में आने का न्योता भी दे दिया। एना के लिए ये सब नया था, लेकिन धीरे धीरे वो इस नई दुनिया को समझने और उससे जुड़ने लगी। फिर लाइब्रेरी में एना नंगे पांव बैठकर ऑरोरा बोरियलिस के बारे में पढ़ने लगी। उसे उस चमकदार आसमानी रोशनी से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। पढ़ते पढ़ते उसे एक और बात का एहसास हुआ कि उसकी सुनने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। मामूली सी आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही थी, जिसे वो खुद भी हैरान थी। फिर घर पहुंचने पर एलन ने एना को कुछ बुनियादी बातें सिखाई और बताया कि डीएनए टेस्ट में ये सामने आया है कि गैब्रियल उसका असली पिता नहीं था। ये सुनकर एना गहरी सोच में पड़ गई। अब उसके मन में अपने असली परिवार को लेकर कई सवाल उठने लगे। जिसके बाद एना बाहर बैठकर आसमान के सितारों को देख रही थी। वो अपने बारे में और अपनी असली पहचान के बारे में सोचती जा रही थी। तभी रे वहाँ आया और उसके पास बैठ गया। एना ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी ऑरोरा बोरेलिस देखा है? रे ने जवाब दिया कि उसने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन वो इसे एक बार जरूर देखना चाहता है। ये सुनकर एना खुश हो गई। तब अचानक वो जंगली जानवरों की तरह रे को सूंघने लगी। रे ये देखकर हैरान रह गया और समझ नहीं पाया कि एना ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसी समय शहर की ओर से तेज रोशनी और ऊंची आवाजें आने लगी। रे ने कहा, शायद जेन की पार्टी शुरू हो गई है। ये देखकर दोनों पार्टी की तरफ चल दिए। पार्टी में एना हर चीज को उत्सुकता से देख रही थी। फिर रे ने उसे एक ड्रिंक दी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को किस किया। लेकिन तभी एना के होंठ पर खून दिखाई दिया, जिससे वो डर गई और तुरंत बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर ली। वहाँ उसने शीशे में देखा कि उसके मुंह से खून आ रहा था और उसके दांत गिर रहे थे। रे भी उसके पीछे बाथरूम के पास आया और पूछने लगा कि क्या वो ठीक है। लेकिन एना पहले ही घबराकर बाथरूम की खिड़की से बाहर भाग गई थी। वो सीधे जंगल की ओर भागी। अंधेरे में उसे किसी जंगली जानवर जैसी गुर्राहट सुनाई दी। तभी अचानक एक लड़का उसके सामने आ गया और उस पर हमला कर दिया। वो एना के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा था। डर और गुस्से में एना खुद को रोक नहीं पाई और उसने लड़के के गले पर काट लिया, इतनी जोर से कि उसकी जान चली गई। ये देखकर एना कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घबराकर वो जंगल के और अंदर भागती चली गई और एक पुराने घर के सामने पहुंची। ये वही घर था जहां वो बचपन में बेसमेंट में कैद रहती थी। वो नीचे बेसमेंट में उतरी और अपने पुराने बिस्तर पर लेट गई, जहां उसे अपने डैड गैब्रियल की बातें याद आने लगी।
अब उसे समझ आ गया था कि गैब्रियल उसे किसी राक्षस से बचा नहीं रहा था, बल्कि वो उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। खैर, अगली सुबह एना ने नहाकर अपने शरीर पर लगे खून को साफ किया। फिर उसने गैब्रियल के पुराने कपड़े पहने और एलन के घर लौटने के लिए चल पड़ी। रास्ते में एलन ने उसे देख लिया और तुरंत अपने साथ घर ले गई। उसने एना से पूछा कि वो पीली ड्रेस कहाँ है जो उसने पिछली रात पहनी थी, लेकिन एना चुप रही और कुछ जवाब नहीं दी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एलन ने दरवाजा खोला तो सामने ऑफिसर रोजर खड़ा था। उसने बताया कि एक लड़का लॉरेंस गायब हो गया है और ये वही लड़का था जो एना के हाथों मारा गया था। बात करते करते रोजर की नजर एना पर चली गई। उसकी निगाहों से लग रहा था कि वो एना पर किसी शक के साथ देख रहा है, लेकिन एलन तुरंत बोली कि ये केस वो खुद संभाल लेगी। रोजर उसकी बात सुनकर नाराज हो गया और वहाँ से चला गया। कमरे में एना बैठकर अपने नाखूनों पर पेंट लगा रही थी। तभी एलन ने उससे पूछा कि क्या उसने लॉरेंस को चोट पहुंचाई है। एना चुप रही और यही बात एलन को गुस्सा दिला गई। उसी समय रे वहाँ आया और बोला कि वो इस बारे में एना से अकेले में बात करेगा। रे ने एना से शांत होकर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात करते करते उसकी नजर एना के टूटे हुए दांतों पर पड़ी। ये देखकर वो डर गया और चिल्लाते हुए एलन को बुलाने लगा कि एना को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, पर एना उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो डर और उलझन में फिर से जंगल की तरफ भाग गई। रात में वो एक घर की छत पर चढ़ गई और वहाँ से पूरे शहर को देखती रही। उसे महसूस होने लगा कि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से उसने तय कर लिया कि वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। ये तय करते ही एना जंगल की ओर बढ़ने लगी। तभी रास्ते में उसे वही रहस्यमय आदमी दिखाई दिया जिसे कहानी की शुरुआत में भी देखा गया था। वो उसके पास आया, उसे मांस का एक टुकड़ा दिया और कहा कि वो खास तौर पर एना की वजह से ही यहाँ आया है। उस आदमी ने बताया कि लोग मानते हैं कि वाइल्डिंग्स की प्रजाति खत्म हो चुकी है, लेकिन असली सच कुछ और है। फिर उसने एना से पूछा कि क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो। एना ने चुपचाप सिर हिलाकर हाँ कर दी, जिसके बाद वो आदमी एना को एक गुफा में ले गया जहाँ कई हड्डियां और मरे हुए जीव पड़े थे और वे सभी देखने में एना जैसे ही लगते थे। फिर एना ने उनमें से एक खोपड़ी उठाई और अनजाने में उसे अपने माथे से लगा लिया। तभी उसे एक तेज सा फ्लैशबैक दिखाई दिया जिसमें उसे पता चला कि गैब्रियल असल में वाइल्डिंग्स का एक शिकारी था। जब वो एना की असली माँ को मारने पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा भी था जिसे वो चाहकर भी मार नहीं सका। जिसके बाद गैब्रियल ने अपने बाकी शिकारी दोस्तों से झूठ बोल दिया कि उसने आखिरी वाइल्डिंग को भी मार दिया है ताकि वो एना को बचा सके और उसे अपने साथ रख सके। ये सब देखकर एना को गैब्रियल के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर गैब्रियल ने उसे क्यों पाला, क्यों छिपा कर रखा। इन्हीं सवालों के बीच एना अस्पताल पहुंची ताकि वो इन सवालों के जवाब गैब्रियल से ले सके। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें बेहोश हालत में देखा, वो ये सब सह नहीं पाई और तुरंत वहाँ से भाग गई। उधर शेरिफ एलन लॉरेंस के केस की फोरेंसिक तस्वीरें ध्यान से देख रही थीं। उन तस्वीरों में उसे एक ऐसी ड्रेस दिखाई दी जो लड़के की मृतदेह के पास पड़ी थी और वो एना की ड्रेस जैसी लग रही थी। ये देखकर एलन उलझन में पड़ गई और समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या। तभी उसे बेसमेंट में मिली वह डरावनी ड्राइंग याद आ गई जिसमें एक राक्षस एक बच्ची को खाते हुए दिखाया गया था। इन सब बातों को जोड़कर एलन डरने लगी कि शायद एना अब सच में एक मॉन्स्टर में बदलती जा रही है। इसी दौरान एना घर वापस आ गई और डर के मारे एलन से लिपटकर उसे गले लगा ली। लेकिन तभी एलन की नजर एना के बड़े और नुकीले होते नाखूनों पर पड़ी। अब उसे यकीन हो गया कि एना वाइल्डिंग में बदल रही है और शायद उसी ने लॉरेंस को मारा है। ये सोचकर एलन ने तुरंत एना के हाथों में हैंडकफ लगा दी और उसे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस स्टेशन में एना को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और वही एलन चाहती थी कि एना उसके साइड की बातें उसे समझाए, लेकिन एना ने उस समय कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि एलन भी बाकी सबकी तरह उसे समझ नहीं रही और उसने भी उसे धोखा दे दिया है। जिसके बाद एना ने आईने में खुद को देखा जहां उसके दांत धीरे धीरे नुकीले फैंग्स में बदलते जा रहे थे। तभी गैब्रियल उससे मिलने आया। वो बहुत कमजोर था लेकिन फिर भी उसके सामने बैठ गया। गैब्रियल ने एना से कहा कि वो उसे अपने घर इसलिए ले गया था क्योंकि उसे उस समय एना पर दया आ गई थी। फिर उसने एना को एक जानलेवा इंजेक्शन दिया और कहा कि अगर वो चाहे तो खुद को खत्म कर सकती है ताकि आगे उसे कोई दर्द न सहना पड़े। एना ने कांपती आवाज में पूछा कि उसने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। गैब्रियल बोला कि वो उसे दर्द और डर से बचाना चाहता था, इसलिए वो सब छिपाता रहा। लेकिन एना के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, उसने उसे बचाया क्यों। आखिर में गैब्रियल ने नीचे नजरें करके कहा कि शायद ये सब उसकी ही गलती थी और इसी वजह से उसने वो फैसला लिया था। फिर अगले दिन एलन साफ कपड़े लेकर सेल में पहुंची, लेकिन एना बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी और बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए एलन ने सेल का दरवाजा खोला। तब अचानक एना बाहर निकली और उस पर हमला कर दी। फिर वो एलन को अंदर बंद करके खुद वहाँ से भाग गई। सेल से बाहर निकलकर उसे रे स्क्वाड कार में बैठा हुआ दिखा। ये देखकर उसने तुरंत उसे जंगल की ओर ले चलने के लिए कहा। रे हैरान होकर दिशा पूछने लगा और एना ने साफ कर दिया कि उसका रास्ता नॉर्दर्न लाइट्स की ओर है। रे ने उसे चेतावनी दी कि वो अब भगोड़ी बन चुकी है।
लेकिन एना ने दृढ़ता से कहा कि वो अब वाइल्डलिंग बन चुकी है। कुछ दूर जाकर रे ने कार रोक दी और एना को समझाने की कोशिश की, लेकिन एना उसकी बात सुने बिना कार से उतरी और सीधे जंगल की ओर चल पड़ी। मजबूरी में रे भी उसके पीछे पीछे जंगल में प्रवेश कर गया। अब दोनों चलते चलते जंगल के गहराई में पहुंच गए। रास्ते में उन्हें एक ठंडी नदी दिखाई दी। एना थक चुकी थी, इसलिए वो पानी में उतरकर खुद को ताजा करने लगी और रे दूरी बनाकर खड़ा रहा और उसकी सुरक्षा पर नजर रखता रहा। शाम होने लगी तो रे ने कैंप फायर तैयार किया। आग के पास दोनों चुपचाप बैठे रहे। तब रे ने ध्यान दिया कि एना के कपड़े अभी भी गीले थे, इसलिए वो उसके पास आया ताकि उसे गर्मी मिल सके। अब उनके बीच विश्वास और नजदीकी बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के भाव समझते हुए करीब आए और एक शांत पल साझा किया, जिसने उनके रिश्ते को पहले से अधिक गहरा बना दिया। उस रात एना ने पहली बार किसी के साथ खुद को सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस किया। दूसरी तरफ रोजर गैब्रियल के पास पहुंचा और उसे कहने लगा कि अब उन्हें बाकी सभी शिकारियों को साथ लेकर एना को ढूंढना और पकड़ना होगा। दरअसल रोजर भी उन्हीं लोगों में से एक था जिन्होंने पहले वाइल्डलिंग्स का सफाया किया था। खैर, अगली सुबह एना की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके नाखून पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये देखकर वो घबरा गई, लेकिन रे ने उसे शांत किया और कहा कि हालात उतनी बुरी नहीं हैं जितना वो सोच रही है। उसके भरोसे ने एना को थोड़ी हिम्मत दी और दोनों अपनी यात्रा जारी रखते रहे। इसी दौरान पुलिस और शिकारी ब्लडहाउंड्स के साथ उनका पीछा करने लगे। एना ने दूर से ही कुत्तों की गंध महसूस कर ली और उसने तुरंत रे को चेतावनी दी। फिर दोनों तेजी से भागते हुए घने जंगल से बाहर एक खुली जगह पर पहुंचे। जैसे ही वे खुले इलाके में आए, शिकारियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों में से एक रे को लगी, लेकिन वो एना के साथ भागता रहा। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक ऊंची खाई आ गई और पीछे से पीछा करने वालों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। घबराहट में एना ने रे को आगे की ओर धक्का दिया और खुद भी उसके पीछे छलांग लगा दी। वे दोनों नीचे गिरकर पानी में जा गिरे, जिससे उनकी जान बच गई। किनारे पहुंचे तो रे ने सुझाव दिया कि उन्हें वापस एलन के पास लौट जाना चाहिए, लेकिन एना ने साफ मना कर दिया। उसे लगा कि अब उसकी राह अलग है, इसलिए वो अकेली आगे बढ़ गई और रे चुपचाप खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। अब समय बीतता गया और 3 महीने गुजर गए। शिकारी अब भी एना को खोजने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एना लगभग पूरी तरह जंगली स्वभाव वाली बन चुकी थी। दूसरी तरफ रे अपनी जिंदगी में वापस बिजी हो गया था, लेकिन एक दिन उसने रोजर को गैस कैन भरते हुए देखा। ये देखकर उसे तुरंत शक हुआ कि कोई बड़ा अभियान शुरू होने वाला है और इससे उसे अंदाजा हो गया कि एना अभी भी जिंदा है। वो तुरंत एलन को कॉल कर सब बता देता है, जिसके बाद एक नई खोज शुरू की जाती है। नई खोज शुरू होने के बाद जंगल में तनाव और बढ़ गया। एना अब छिपकर एक एक करके शिकारियों को मार रही थी। इसी दौरान एलन भी एना को ढूंढते हुए जंगल के अंदर पहुंच गई। कुछ देर बाद वो एक जगह पहुंची जहां उसे तुरंत एक शिकारी की लाश मिल गई। वो बैकअप बुलाने ही वाली थी कि अचानक रोजर पीछे से बंदूक लेकर आ गया। उसने एलन से कहा कि उन्हें कभी भी एना जैसी लड़की को सहारा नहीं देना चाहिए था। इसी बीच एना पीछे से चुपचाप प्रकट हुई और उसने रोजर पर हमला कर उसे मार दिया। अब तक एना लगभग पूरी तरह वाइल्डलिंग जैसी बन चुकी थी। उसकी आंखों में जंगलीपन और शरीर में तेजी साफ दिख रही थी। ये सब देखकर एलन डर के मारे सन्न रह गई और घबराकर एना की तरफ बंदूक तानकर खड़ी हो गई। तभी एना ने धीरे से अपना पेट दिखाया और संकेत दिया कि उसके अंदर एलन की भांजी यानी रे का बच्चा है। ये सुनकर एलन के कदम जम गए। उस पल का फायदा उठाकर एना वहां से तेजी से भाग गई। इस बीच शिकारियों ने फैसला किया कि एना को रोकने का एकमात्र तरीका पूरे जंगल में आग लगाना है। जल्द ही लपटें फैलने लगी और जंगल चारों तरफ से जलने लगा। एना पूरी कोशिश करती रही कि किसी तरह बाहर निकल सके, लेकिन हर दिशा में आग ही आग थी। भागते भागते वो उस पुरानी गुफा के पास पहुंच गई जहां उसके माता पिता मारे गए थे। घना धुआं अब उसके लिए सांस लेना मुश्किल कर रहा था और कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। घंटों बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय गैब्रियल ने दूर से ट्रैंक्विलाइजर गन चलाकर उसे बेहोश कर दिया। एना फिर से जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद गैब्रियल उसके पास आया और बोला कि उसके लिए एक नई रचना तैयार करने का समय आ गया है। ये कहकर वो उसके पेट को काटकर बच्चे को निकालने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एना ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत जुटाई और पास पड़ी गैब्रियल की टॉर्च सीधे उसके चेहरे पर दे मारी। आग की लपटों से गैब्रियल तड़पने लगा, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में एना को ढूंढने की कोशिश करता रहा। तभी एना अचानक फिर सामने आई और एक जंगली धाड़ के साथ उस पर टूट पड़ी। संघर्ष में गैब्रियल मारा गया और एना थककर वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी रहस्यमय आदमी की देखरेख में पाया। उसकी मौजूदगी ने एना को पहली बार थोड़ा सुकून दिया। फिर अगली सुबह फायर फाइटर्स ने जंगल की आग बुझा दी। इस बीच एलन और रे एना को हर जगह खोजते रहे। कुछ दूर नदी के उस पार उन्हें एना दिखाई दी, लेकिन वो रुकी नहीं।
वो धीरे धीरे मुड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। एलन उसे रोकना चाहती थी, मगर अब एना ने अपनी दिशा खुद तय कर ली थी। समय बीतते हुए एना ने एक सुरक्षित जगह पर अपने बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद वो लंबी यात्रा करती हुई आखिरकार ऑरोरा बोरेलिस तक पहुंच गई, वही जगह जिसे देखने का सपना वो हमेशा देखती थी। और इसी शांत रंगीन आसमान के नीचे ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।